तो देखिए हमारा आज विषय है हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, जिसमें आज हमारा अध्याय है 4, जिसका नाम है तुगलक काल। देखिए इससे पहले हमने 3 अध्याय पूरे कर लिए हैं और ये हमारा चौथा अध्याय है जिसका नाम है तुगलक काल। और आज हम देखते हैं कि तुगलक काल जो है ये 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक रहा। ठीक, तो आज हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, ये है हमारी बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की स्मार्ट क्लास। ठीक, यानी हमारी एक यूट्यूब क्लास। अब देखते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं अपने, देखिए खिलजी वंश के बाद दिल्ली में तुगलक वंश का शासन स्थापित हुआ। अब देखिए जैसे जैसे हम इसे से हम देखिए हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि जो खिलजी वंश था, जो खिलजी प्रदेश से लोग आए थे उन्हें हम खिलजी या खलजी कहा करते थे। तो उनका देखिए भारत में काफ़ी दिनों तक शासनकाल रहा और जिसमें कहा स्पेशल रूप से वो दिल्ली में अपने शासन पर जुटे रहे। लेकिन जैसे जैसे खिलजी वंश के बाद उनके ऊपर और भी किसी लोगों ने अपना शासन किया, हुकूमत किया, तो उसके बाद आए देखिए तुगलक वंश। ठीक है, तो तुगलक वंश का फिर क्या हुआ, उसके बाद शासन हुआ, यानी कि खिलजी वंश यहाँ पर समाप्त हो गया। तुगलक वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत का विस्तार सुदूर दक्षिण तक कर दिया। अब जैसे ही तुगलक वंश जो थे, उन्होंने तुगलकी लोगों ने क्या किया कि दिल्ली पर आक्रमण करने के बाद क्या किया, उन्होंने अपने आप को क्या किया, शासक गद्दी पर बैठा लिया। ठीक है, जैसे ही वो गद्दी पर बैठे तैसे ही उन्होंने यहाँ पर हम ये कह सकते हैं दिल्ली से लेकर के उनकी सल्तनत जो थी वो दक्षिण तक फैल गई, दक्षिण तक। ठीक है, जैसे ये हमारे पास नक्शा है तो हमें यहाँ पर ऐसे ऐसे बात कर सकते हैं कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दिल्ली है और दिल्ली से ये दक्षिण तक इसका सारा इलाका जो सल्तनत है उनकी फैल गई। इस वंश के शासकों ने राज्य के विस्तार के साथ साथ प्रजाहित के कार्यों, जैसे मान लीजिए सड़क है, पुल है, नहर है, चिकित्सालय आदि के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया था। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि तुगलकी लोग आए थे, जो तुगलक का शासन हुआ था। तो तुगलक का जैसे ही शासन होने के बाद तुगलकों ने क्या किया, तुगलकों ने अपने राज्य का विस्तार तो बढ़ाया ही, राज्य के विस्तार को बढ़ाने के साथ साथ उन्होंने प्रजा के हित के यानी लोगों के हित के कार्य भी किए। जैसे मानिए सड़क, जैसे सड़क बना, जैसे कोई नदी, बहुत बड़ी नदी है या नहर है तो उसके पुल को बनाना। ठीक है, नदी के पुल को बनाना, नहर के पुल को बनाना। ठीक है, उसके अलावा लोग बीमार पड़ते हैं तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं उन्होंने चिकित्सालय जैसी सुविधाओं का भी क्या किया, उन्होंने शुभारंभ किया और ऐसी बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने अच्छी तरह से निर्माण कराया, जिससे ये सारे काम क्या थे, ये सारे काम प्रजा के हित के लिए थे। अब हम बात करते हैं देखिए 1320 ईस्वी की, जिसमें पहली बार बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक। व्यक्ति था जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। ठीक, ये हैं गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक की बात करें उन्होंने 1320 ईस्वी से लेकर के 1325 ईस्वी, यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं 5 वर्ष तक इन्होंने क्या रहा, शासन काल, इनका शासन काल गयासुद्दीन तुगलक का। तो गयासुद्दीन तुगलक पहली बार गद्दी पर बैठा दिल्ली में, और हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि तुगलक वंश का प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक था। तो तुगलक वंश का पहला जो शासक था, यानी कि पहला जो हम कह सकते हैं राजा था, शासक था, जो शासन करने वाला था तुगलक लोगों का, तो वो था गयासुद्दीन तुगलक। इसने अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नीति को त्याग कर उदारता की नीति अपनाई। इससे पहले खिलजी लोगों का उस पर राज्य था, तो खिलजी लोगों की बहुत कठोर नीति हुआ करती थी, बहुत कठोर उनके दंड हुआ करते थे। उसके अलावा वो उनकी रूल ही ऐसे थे, बहुत कर्रे कर्रे लोग थे, प्रजा बहुत परेशान थी। तो इन्होंने उनके सारे रूलों को क्या किया, ख़त्म किया, और ख़त्म करने के बाद इन्होंने अपनी एक अच्छी नीति को अपनाया, जिससे लोगों को ज़्यादा हानि न हो और सारी प्रजा एवं सुख समृद्धि से जीवन व्यतीत करें। इन्होंने प्रजा के असंतोष को कम करने के लिए कर टैक्स को कम कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, पहले
खिलजी के शासनकाल में होता था, टैक्स अधिक लेते थे। खिलजी में क्या लेते थे? टैक्स अधिक। बट इन्होंने क्या किया? टैक्स को कम कर दिया। इन्होंने कहा प्रजा जो है खुश रहे और टैक्स कम कर दिया। ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने कृषि को प्रोत्साहन दिया और इन्होंने ये भी कहा लोगों से, प्रजा से, कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कृषि करें। क्योंकि बात यह है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कृषि होगी तो यहाँ पर यह है कि लोग भूखे नहीं रहेंगे और ज़्यादातर सभी लोगों को खाने के लिए अनाज मिलेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा ये प्रोत्साहन कर देते कि भाई खेती अधिक से अधिक संख्या में करें। उसके बाद 1325 के बाद 1320 से लेकर 1325 तक गयासुद्दीन तुगलक थे। उसके बाद 1325 में बात करते हैं यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक बैठे। ठीक, तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जौना खां, ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में सुल्तान बना। तो 1325 ईस्वी में उसी का गयासुद्दीन तुगलक का जो पुत्र था उसका नाम था जौना खां, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाएगा, वो गद्दी पर बैठ गया। इन्हें दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान सुल्तान माना जाता था। उस समय भी अगर देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा विद्वान थी, सबसे ज्यादा विद्वान थी, तो इन्हें सबसे ज्यादा विद्वान माना गया। इनके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था। तो इनका जब शासनकाल था, जब ये गद्दी पर बैठे हुए थे दिल्ली की में, जब ये दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए, तो इन्हीं के शासनकाल में मोरक्को देश से एक यात्री आया था जिसका नाम था इब्न बतूता। ठीक, तो इब्न बतूता इनके शासनकाल में आया था। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रहला में भारत यात्रा का वर्णन किया। तो इब्न बतूता जब आया था तो इब्न बतूता ने क्या किया, उसने एक पुस्तक लिखी कि भारत आने के लिए कि वो किस किस परिस्थिति से, कैसी कैसी, कहाँ से गुजर करके कहाँ कहाँ का उसने सफ़र किया, उस सफ़र में उसने कितना संघर्ष किया, क्या परेशानी झेली, यानी कि मेरा मतलब ये है कि वो किन किन कठिन परिस्थितियों से गुजरा, जिसकी वजह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वो जो था इब्न बतूता ने अपनी सारी की सारी अपनी जो हिस्ट्री थी, अपनी सारी की सारी इतिहास के बारे में, अपने बारे में सब कुछ परेशानियों झेलते हुए एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था रहला। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के बारे में अगर हम बात करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं, दो आब में कर वृद्धि। अब ये दो आब क्या होता है थोड़ा हम इसे समझेंगे। देखिए, राज्य की आय बढ़ाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने गंगा एवं यमुना के बीच समृद्ध एवं उर्वरक भूमि दो आब में कर वृद्धि बढ़ाने का प्रयोग किया। कर वृद्धि का मतलब होता है कि मान लीजिए ये है हमारे पास दो आब उसे कहते हैं जहां पर मान लीजिए ये है हमारे पास एक नहर, ठीक, उसके अलावा देखिए हमारे पास एक ये भी नहर है काफी दूर। अब इसके बीच का जो क्षेत्र है, इसके बीच का जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर देखिए पानी बहुत अच्छा मिलेगा, यहाँ की भूमि अच्छी है, यहाँ की सारी चीज़ अच्छी है। तो यहाँ की जो भूमि अच्छी है, यहाँ पर सारी सब्जियाँ, कृषि बहुत अच्छी होती है। तो इसे कहते हैं दोआ। ऐसे क्षेत्रों को हम कहते हैं दोआ, इसे कहेंगे हम दोआ। तो दो आप में कृषि अच्छी हो रही है, बहुत सारी चीज़ अच्छी हो रही है, यहाँ पर फसल बहुत बढ़िया हो रही, तो इसकी वजह से यहाँ पर इसने थोड़ा टैक्स बढ़ा दिया। भाई यहाँ पर अच्छा होता है, यहाँ पर थोड़ा उसने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया। एक बढ़ाने का थोड़ा सा उसने प्रयोग ही किया, ठीक है। उसने वहाँ भूमिकर यानी कि टैक्स में वृद्धि की तथा कुछ अन्य करों की भी वसूली शुरू कर दी। टैक्स के यानी भूमि के जिसके पास जमीन होती थी ज़्यादा तो सबके पास उसने टैक्स लगा दिया। टैक्स के साथ उसने और भी छोटे छोटे टैक्स को लगाना शुरू कर दिया। जिस समय यह टैक्स जिस समय यह टैक्स लगाया गया उस समय वहाँ भयानक अकाल पड़ा था। लेकिन उसकी भी एक ऐसी बेवकूफ़ी थी, ये समझ लीजिए कि जब अकाल पड़ा हुआ तभी तुम टैक्स लगाने के लिए पड़े, तो जनता वैसे भी क्या हो जाएगी, तुमसे रुष्ट हो जाएगी। तो उसने भी जब अकाल पड़ा है, लोग वैसे ही परेशान हैं, मर रहे हैं, उनका खुद गुजारा नहीं हो रहा, तुम उस समय पर उसके ऊपर टैक्स वसूल कर रहे हो, तो वो कहाँ से देगा टैक्स। किंतु निरंकुश शासक के भय से अधिकारियों ने सुल्तान को इसकी जानकारी नहीं दी एवं बड़े कर टैक्स की वसूली जारी की। उसके अलावा हम यहाँ पर कह सकते हैं जो शासक था
उसने तो टैक्स लगाया, लेकिन उसके अलावा वहाँ के जो अधिकारी थे, तो अधिकारियों ने सुल्तान को इसकी जानकारी नहीं दी, भाई यहाँ केल पड़ा है, यहाँ पर ये पड़ा है। उस उन्हें डर भी लग रहा था कि सुल्तान हमारा बेकार है, सही नहीं है, कहीं ऐसा ना हो हमारे ऊपर ही कुछ उल्टे कमेंट कर दिए। तो उस वजह से उन्होंने डर की वजह से अधिकारी जो होते थे, जो टैक्स लेते थे, उनके अधिकारी हुआ करते शासकों के, तो उन्होंने भी इस प्रकार की चीज़ें उन्हें नहीं बताई। तो जब उन्होंने इस प्रकार की चीज़ें नहीं बताई, तो नहीं बताई, अगर बता देते शासक से, कहते भाई यहाँ पर परेशानी है, लोग वैसे ही परेशान हैं, अपने जीने के लाले पड़े हुए हैं और तुम्हें टैक्स की पड़ी हुई है, तो शायद शासक कुछ मान जाता। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसके डर की वजह से कुछ बताया नहीं और टैक्स को जारी रखते रहे। तो भाई टैक्स को जारी रखें तो जनता क्या करेगी, परेशान हो जाएगी खुद अपनी, वहाँ के लोग। तो टैक्स जब जारी रखा, जब हो कुछ नहीं रहा, तो अतः हम यहाँ पर कहते हैं अतः खेती बर्बाद होगी तथा किसान अपने घर छोड़ करके जंगलों में छिप गए। अब किसान क्या करे, वो टैक्स कहाँ से देगा भाई, वो टैक्स वैसे भी परेशान है, ऊपर से तुम टैक्स पे टैक्स लगाई जा रहे हो, तो वो परेशान होकर के वहां पर अपने घर छोड़ कर वो जंगलों में भाग गए। बस सारे हम कहाँ से टैक्स भरेंगे। अब ये सारी समस्या उस समय पे अगर शासक को बता देते तो शायद तो उसका दिल पसीज जाता, तो वो चीज़ नहीं करता। तो किसान जो लोग थे वो अपना घर छोड़ करके जंगलों में नहीं जाते, लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं, ठीक है। इस कारण से लोगों ने टैक्स देने से इनकार कर दिया और विद्रोह कर दिया। जब टैक्स देने से मना कर दिया, कुछ लोग थे उन्होंने भाई उसका ऑब्जेक्शन किया, विद्रोह किया, भाई हम कैसे दें टैक्स, भाई हमारे पास कोई पूंजी है नहीं, हमारे पास कुछ इतना इनकम भी नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत आ रहा है उसमें हम अपना ही गुजारा चला रहे हैं और तुम्हें टैक्स कहाँ से दें। तो इस वजह से क्या हुआ, उन्होंने विद्रोह कर दिया। बाद में सुल्तान ने राहत के लिए बीज वर्ण की व्यवस्था की। जब सुल्तान को बाद में कुछ बातें समझ में आई, तो फिर उसने ये कह दिया चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कर्ज दे दो इन्हें थोड़ा, और कुछ बीज वगैरह होते हैं वो दे दो खेती करने के लिए, और दे दो, राहत की उसने कुछ कही। किंतु तब तक विलम्ब हो चुका। लेकिन जब वो राहत तो और सारी चीज़ों के लिए तो बहुत देर हो चुकी, बहुत सारे किसान जो थे वो घर छोड़ के भाग गए, बहुत सारे विद्रोह पत्र, बहुत भारी, हम ये कह सकते हैं पूरी व्यवस्था खराब हुई। तब तुम उसके जख्म पर मलहम लगा रहे हो, तो ये काम सही नहीं था। अतः सुल्तान की कर बढ़ाने की योजना असफल होगी। बाद में उसने सोचा कि भाई हमने टैक्स ज़्यादा कर दिया, ना टैक्स ज़्यादा लगा दिया, जिसकी वजह से लोगों की ये दुर्दशा हुई है। तो उसकी वजह से फिर क्या किया उसने, टैक्स लगाने की उसकी योजना थी वो बिल्कुल फेल हो गई। बाद में टैक्स मत लो। राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन की बात करते हैं। देखिए राजधानी परिवर्तन वस्तुतः एक द्वितीय राजधानी की योजना थी। राजधानी परिवर्तन का मतलब ये था कि यहाँ पर एक राजधानी के साथ में एक दूसरी राजधानी की बनाई जाए, ठीक। तो देखिए मोहम्मद तुगलक के शासनकाल तक दिल्ली सल्तनत का राज्य एक बड़े साम्राज्य का रूप धारण कर चुका था। अब यहाँ पर देखो कि लिखा है कि मोहम्मद तुगलक के जो शासनकाल था, ठीक है, मोहम्मद तुगलक के शासनकाल तक दिल्ली सल्तनत का राज्य एक बड़े साम्राज्य का रूप, तो दिल्ली की जो सल्तनत थी, ठीक, उसका राज्य एक बड़े साम्राज्य के रूप में एक बड़ा बन गया, ठीक है, छोटे छोटे होते हुए का वो बड़ा बन गया। इसमें मालाबार को छोड़कर दक्षिण के सभी राज्य जुड़ गए थे। अब यहाँ पर दक्षिण के जितने भी सारे राज्य थे, दिल्ली वाले राज्य में ही सारे आकर के जुड़ गए। अतः दक्षिण के इन राज्यों को कुशल प्रशासन देने के लिए द्वितीय राजधानी की योजना बनाई थी। अब हम बात कर रहे हैं दिल्ली से दौलताबाद की। जब हम बात कर रहे हैं दिल्ली से दौलताबाद की, तो देखिए सुल्तान ने दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को, उन्होंने दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को, ठीक है, देवगिरी को द्वितीय राजधानी बनाने का विचार किया। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करते हैं, दिल्ली की जगह पर हम देवगिरी को बनाते हैं। वह दक्षिण भारत को जोड़कर एक सी प्रशासनिक व्यवस्था करना चाहता था। उसने कहा भारत देखो बहुत बड़ा देश है, तो हम यहाँ पर ये कहते हैं, देवगिरी में दक्षिण में पड़ता था, तो यहाँ पर ये कहा गया था कि अगर हम देवगिरी को बनाते हैं अपनी राजधानी, तो हम दक्षिण का जो भारत का क्षेत्र है हम वहाँ पर भी अपनी पकड़ रखेंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं हम वहाँ भी अपनी देख रेख रख सकते हैं, लोगों पर हमारी हुकूमत वहाँ भी चलेगी। तो इस वजह से उसके दिमाग में ये आइडिया आया कि दिल्ली को तो और छोड़िए, देवगिरी की तरफ चलते हैं। ये राजधानी का विचार था।
देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा गया। इसकी वजह से क्या किया उन्होंने, देवगिरी का नाम दौलताबाद रख दिया। दिल्ली से दौलताबाद जाते समय लोगों को रास्ते में कष्ट न हो, इसलिए राज्य द्वारा सुविधा भी दी गई थी। उन्होंने कहा जो लोग दिल्ली से दौलताबाद जाते हैं तो जाते वक्त रास्ते में उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, कोई कष्ट न हो, इसलिए राज्य द्वारा उन्हें बहुत सारी सुविधा भी दी गई थी। रास्ते का कष्ट तथा दौलताबाद की जलवायु दिल्ली वासियों को रास नहीं आई। अब रास्ते में भी उस समय पे बहुत सारे कष्ट हुआ करते, रास्ता सही नहीं है, परेशानी होती थी। ठीक, तो यहाँ से दिल्ली से जब लोग चले गए दौलताबाद में, तो दौलताबाद में जाने के बाद उन्होंने वहाँ का देखा हिसाब किताब, तो माने कि दिल्ली का तो हिसाब किताब कुछ और था, कुछ अच्छा था, वहाँ की सारी जलवायु सब कुछ अच्छा था, लेकिन यहाँ पर तो उन्हें कुछ अच्छा ही नहीं लगा, कुछ सूट ही नहीं किया। ठीक, तो वहाँ से उन्हें पसंद नहीं आई। फिर क्या हुआ, यहाँ से लोग ये दिल्ली वापस आना चाहते थे। अब वहां पर जो चले गए दौलताबाद वगैरह, आ रहे कि चलो यार बकवास है, कहाँ आके फंस गए, चलो फिर दोबारा हम बने दिल्ली चले चलते। ठीक है, तो फिर वो दिल्ली वापस आना चाहते थे। दक्षिण का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा तथा मौसम दिल्ली से भिन्न था। अब दक्षिण की अगर हम देख के बात करें तो दक्षिण का देखिए खान पान है, वेशभूषा है, मौसम वो दिल्ली से बिल्कुल भिन्न था। करीब 2 वर्ष बाद सुल्तान ने दौलताबाद छोड़ने का निर्णय लिया। अब सुल्तान जो था उसने भी क्या किया, 2 साल बाद उसने भी दिमाग लगाया और अरे छोड़ो यार, दौलताबाद में कुछ नहीं है, उसने भी दौलताबाद को छोड़ करके वो दिल्ली में सेटल हो गया। उसे महसूस हुआ कि जैसे दिल्ली से दक्षिण पर नियंत्रण करना है, उसने महसूस हुआ कि भाई दिल्ली से, एक बात तो उसके दिमाग में आई कि दिल्ली से हम दक्षिण पर कंट्रोल नहीं कर सकते, हम सारी चीज़ को एकदम नहीं देख सकते। उसी प्रकार दक्षिण से दिल्ली पर नियंत्रण रखना कठिन है। उसने कहा अगर अगर हम दिल्ली में रहते हैं तो दक्षिण के लोगों के ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर हम दक्षिण की तरफ रहते हैं तो दिल्ली के लोगों पर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये चीज उसके समझ में आ गई। इस प्रकार सुल्तान की द्वितीय राजधानी प्रबंधन की योजना भी असफल हो गई, इसलिए उसने दूसरी राजधानी जो बनाई थी वो भी उसकी योजना असफल हो गई। करीब 2 वर्ष बाद सुल्तान ने दौलताबाद छोड़ने का निर्णय लिया। उसे महसूस हुआ कि जैसे दिल्ली से दक्षिण पर नियंत्रण कठिन है, उसी प्रकार दक्षिण से दिल्ली पर नियंत्रण कठिन है। इस प्रकार सुल्तान की द्वितीय राजधानी परिवर्तन योजना भी असफल हो गई। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। जिस समय सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन की योजना बनाई योजना बनाई उस समय विश्व में चांदी उत्पादन में काफी कमी आ गई थी। तो जिस समय उसने अपनी एक सांकेतिक मुद्रा बनाई जिसे हम आराम से इधर उधर चला के कुछ सामान खरीद सकते हैं, एक मुद्रा बनती थी। तो उस समय पे चांदी की अक्सर मुद्रा बनती थी, तो चांदी में क्या था, बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी। उस समय चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर अब मिश्र धातु के सिक्के चलाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा चांदी की जब कमी हो गई है तो ऐसा करते हैं, चांदी के साथ में कुछ और भी धातु मिला देते हैं और उसका सिक्का बना करके चलाते हैं। इन सिक्कों का मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर ही माना गया। तो जो सिक्के चलाए गए थे उन सिक्कों का जो मूल्य था वो चांदी के सिक्कों के मूल्य के बराबर ही माना गया। सांकेतिक सिक्कों के प्रचलित होते ही लोगों ने जाली सिक्के बनाना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे सांकेतिक सिक्कों के धीमे धीमे उतने जो कुछ मिला करके बनाए थे, तो उस प्रकार से लोगों ने देखा भाई तो हम जाली बनाते थे, जब इनका बना हुआ ऐसा सिक्का चांदी के बराबर माना जा रहा है तो हम भी जाली बना देते। उन्होंने जाली बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक, थोड़े ही दिनों में इन सिक्कों की भरमार हो गई। जब जाली बनने लगी तो बहुत ज्यादा भरमार हो गई। विदेशी व्यापारियों ने सिक्कों को लेना बंद किया। जब विदेश के व्यापारी आते थे उन्होंने देखा, जांचा परखा, माने ये सिक्कों में तो बहुत मिलावट है। कहाँ चांदी में थोड़ी बहुत मिलावट होती थी, लेकिन अब की बार इन सिक्कों के अंदर तो बहुत ज्यादा मिलावट है। तो विदेशी में लोगों ने तो लेना बंद कर दिया, अरे हम नहीं लेंगे। अतः भारत की चांदी यहाँ से बड़ी मात्रा में बाहर जाने लगी थी। अब जो लोग जाली बनाते थे तो जो चांदी के अच्छे या वैसे सिक्के हुआ करते जिसमें चांदी अधिक थी उसको रख लिया करते थे, उसकी जगह पर नकली सिक्के बना के मार्केट में दिया करते थे।
लोगों ने मार्केट से वो सिक्के लेना बंद कर दिया और जो लोग जाली काम करते थे वो चांदी को बचा लिया करते थे। ज्यादा मात्रा में चांदी की बाहर जाने लगी। ठीक। तो सुल्तान ने सांकेतिक सिक्के फिर बंद कर दिए। इन सिक्कों के बदले राजकोष से चांदी के सिक्के दिए गए। अब इन सिक्कों के बदले उन्होंने क्या किया, राजकोष से चांदी के सिक्के दिए गए। सुल्तान अपने शासन के अंतिम काल में राज्य की आंतरिक अशांति से परेशान था। सुल्तान शासन करते 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 जैसे अंतिम काल आया, उसका शासन का बहुत समय बीतने के बाद अंतिम समय आया तो राज्य की अशांति से वो परेशान हो गया। अब राज्य में बहुत ज्यादा अशांति पड़ी, से परेशान हो गया बेचारा वो। ठीक। उत्तर एवं दक्षिण दोनों भागों में विद्रोह शुरू हो गया। अब उत्तर का मतलब है दिल्ली, और यहां पर बात करें हम दक्षिण की, इन दोनों के बीच में विद्रोह शुरू हो गया। केंद्रीय शासन प्रणाली होने के कारण सुल्तान स्वयं दोनों स्थानों पर पूर्ण नियंत्रण न रख सका। अब केंद्रीय शासन प्रणाली होने के कारण सुल्तान ने, जो अकेला था, उसने दोनों स्थानों पर उसका कंट्रोल नहीं हो सका। दक्षिण में दो नए राज्य उन्होंने, एक विजयनगर राज्य तथा बहमनी राज्य का उदय किया, जिसकी वजह से उसका कंट्रोल नहीं हो पाया। तो उसने क्या किया, दक्षिण में दो नए राज्य बना दिए, एक तो विजयनगर बनाया, दूसरा बहमनी। पूरब में बंगाल स्वतंत्र हो गया। पूर्व की साइड की बात करो, बंगाल स्वतंत्र हो गया। सुल्तान अपने शासन के अंतिम 16 वर्षों तक विद्रोहों को शांत करने में एक तरफ से दूसरी तरफ भागता रहा। सिंध में विद्रोह के समय मोहम्मद बिन तुगलक बीमार पड़ा और 1351 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सुल्तान जो था, मुझे 16 वर्ष तक काम उसके ऊपर मतलब करता रहा वो अपना काम, और काम करने के बाद हम यहाँ पर ये कह सकते हैं सिंध में विद्रोह के समय मोहम्मद बिन तुगलक जो था बाद में बीमार पड़ गया। जब बीमार पड़ गया तो फिर उसमें 1351 में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद फिर बात करते हैं, अगला आया फिरोज शाह तुगलक। ये 1351 में गद्दी पर बैठा और 1388 तक इनका शासनकाल चला। तो देखिए 1351 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। अब उसका चचेरा भाई जो था उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक जो था, अब क्या हुआ, वो दिल्ली का सुल्तान बन गया। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतिम काल में साम्राज्य के विभिन्न भागों में बार बार विद्रोह हो रहे थे। अब मोहम्मद बिन तुगलक जो था, ठीक है, पहले तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतिम काल में साम्राज्य में विभिन्न भागों में बार बार, तो मोहम्मद बिन तुगलक तो बेचारा मरने ही वाला था। उस समय पर बार बार लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे थे। ठीक है। अतः गद्दी पर बैठते ही सुल्तान के लिए पहली समस्या यह थी कि विद्रोह को शांत कर साम्राज्य के विघटन को कैसे रोका जाए। अब जैसे ही गद्दी पर बैठा, ये सोचने लगा भाई यहाँ पर लड़ाई झगड़ा इधर उधर के विद्रोह चल रहे हैं, इसे कैसे शांत किया जाए। भाई जो अशांति फैली है उसे शांति में कैसे बदला जाए, मान विद्रोह को कैसे शांत, ये सबसे बड़ी समस्या थी। मान इधर उधर लोग फूट रहे हैं, टूट रहे हैं, इनको इकट्ठा किया जाए, एकजुट किया जाए। इसके लिए उसने अमीरों, सेना तथा उलेमा वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयास किया और इस्लाम के नियमों के अनुसार राज्य प्रशासन चलाया। सुल्तान ने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कोई सैनिक अभियान नहीं किया। जो भी आक्रमण किए गए वह साम्राज्य की रक्षा के लिए किए गए। उसने उन्हीं प्रदेशों को अपने पास रखने की कोशिश की जिनका शासन केंद्र से आसानी से हो सकता था। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भाई बढ़ाने के सुल्तान अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, सुल्तान ने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कोई सैनिक अभियान नहीं चलाया। उन्होंने राज्य को बढ़ाने के लिए कोई अभियान, भाई इतना हमारे पास है, पहले इसी को कंट्रोल करो, पूरे साम्राज्य को बढ़ाने का क्या मतलब है। ठीक। तो जहां तक उसकी कोशिश थी उसने केवल उतने ही राज्य अपने अंडर में रखे। ठीक है।
उसने उन्हीं प्रदेशों को अपने पास रखने की कोशिश की जिनका शासन केंद्र से आसानी से हो सके। वो समझ गया मैं दिल्ली पर बैठा हूँ, जहां से इतना एरिया में कंट्रोल कर सकता हूँ, केवल इतने ही एरिया को दो, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, उसका ये मानना था। उसका शासनकाल जन कल्याण कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। जन कल्याण मतलब जन कल्याण के लोगों के लिए, यानी लोकहित के लिए। अब देखते हैं लोकहित के लिए कार्य। कृषि की सिंचाई हेतु तो उसने कई नहरों का निर्माण कराया। अब उसने लोगों के जो पब्लिक थी, पब्लिक के हित के लिए उसने कार्य किए। जैसे उसने यमुना नहर को बनवाया, सतलज नहर, ठीक है। एक तरह नहर बन जाएगी तो पानी मिलेगा, पानी जब ज़्यादा चलेगा तो लोग कृषि ज़्यादा करेंगे, कृषि ज़्यादा करेंगे तो अनाज ज़्यादा होगा, जब अनाज ज़्यादा होगा तो लोग भूखे कम मरेंगे, और जब भूखे कम मरेंगे तो यहाँ पर मार काट एकदम कम हो जाएगा। क्योंकि मार काट कब होगा? जब लोग भूखे मरते हैं तो मार काट करते हैं, लूट खसुट करते हैं, तो नहीं कम हो जाएगा। तो उसने ये सारी योजना बनाई जिनसे आज भी सिंचाई होती है। इससे कृषि की उन्नति हुई। अब इससे क्या हुआ? जैसे नहर बनी, नहर बनने के बाद भैया जब पानी आएगा बरपू तो कृषि ऐसे भी ज्यादा होगी। ठीक है, बंजर भूमि से प्राप्त आमदनी को धार्मिक एवं शैक्षिक कार्यों में खर्च किया। अब बंजर भूमि जो पड़ी हुई थी, पहले बेकार पड़ी हुई थी, जब नदियां बन गई वहां पर तो उसमें खेती होने लगी, यानी कि बहुत अच्छे अच्छे खेती मतलब फसल होने लगी। जब फसल से क्या है पैसा मिलता था, उस पैसे को उसने क्या किया, उसने धार्मिक कार्यों में लगाया, यानी कि अपनी मस्जिद वगैरह बनवाई। उसके अलावा उसने पढ़ाई लिखाई के लिए मदरसे वगैरह थे, उसमें उसने पैसा खर्च किया। सुल्तान ने जौनपुर, फिरोजपुर तथा फिरोजाबाद आदि नए नगरों की स्थापना की। उसने जौनपुर बनाया नया, फिरोजपुर बनाया और फिरोजाबाद, इन नए शहरों की उसने स्थापना की। उसने प्रजा के लिए सरायों, जलाशयों, अस्पतालों, बगीचों तथा पुलों का निर्माण की मरम्मत भी कर पाई। तो उन्होंने क्या किया सुल्तान ने कि लोगों के हित के लिए उन्होंने क्या किया सराय बनवाए, बड़े बड़े जलाशय, जलाशय मतलब जहाँ पर जल भर के रखा है, झील कह सकते हैं उसे। अस्पतालों, वो बहुत बड़े बड़े बगीचे भी बनवाए। भाई बगीचे इसलिए बनवाए कि बगीचे हरे भरे होंगे तो बढ़िया रहेगा, इसमें और भी बहुत सारी चीजें होंगी। ठीक है, उसके अलावा जो नदियाँ बदियाँ इधर उधर के खाई वगैरह हुआ करते तो वहाँ पर उसने पुल भी बनवाई। तो ये सारी चीज पुल बनवाई, कोई क्षतिग्रस्त थी तो उसकी मरम्मत करवाई। तो ये सारी चीज को क्या है उसने जनता हित के लिए किया। दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की। अब उसने उसके साथ साथ क्या दीवाने खैरात की स्थापना की, ठीक है, जिससे विधवाओं, अनाथों एवं लड़कियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता दी जाए। उसने दीवाने खैरात बनाई। इसमें ऐसा है कोई विधवा है या कोई अनाथ है या लड़कियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता दी जाए, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ न कुछ पैसा दे दूँ शादी के लिए। सरकारी खर्च पर योग्य वैद्यों द्वारा औषधियां एवं भोजन दिए जाने की व्यवस्था की थी। उसने सरकारी खर्च पर ही योग अच्छे अच्छे जो वैद्य हुआ करते उस समय इलाज करने वाले तो जो दवाइयां देते थे तो उनके लिए क्या किया उन्होंने, उसे भोजन की व्यवस्था करवाई। ठीक है, और भोजन की औषधियों। ठीक है, रोजगार, रोजगार की देखिए अगर बात करते हैं तो लोगों को नौकरी देने हेतु तो उसने सर्वप्रथम एक रोजगार कार्यालय स्थापित किया। वाले लोगों को ऐसा करते हैं एक रोजगार कार्यालय खोल देते हैं, और जो भी लोग आएंगे अपने नौकरी के बारे में सोचेंगे या बात करेंगे, कुछ काम करना चाहते हैं तो रोजगार कार्यालय में आकर के मिलते रहेंगे, पंजीकरण कराते रहेंगे और उन्हें उचित रोजगार मिलता रहेगा। अब हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं हमारे इस अध्याय के। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तुगलक वंश की स्थापना सबसे पहले की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला प्रश्न है देखिए हमारा, गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो देखिए गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जौना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान, इसी का पुत्र बना गयासुद्दीन तुगलक। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला देखिए प्रश्न है, मोहम्मद तुगलक के शासन के अंतिम काल में दक्षिण भारत में किन दो राज्यों की स्थापना हुई? दक्षिण भारत में दो राज्य बने,
एक तो देखिए बना विजयनगर और दूसरा बना बहमनी, ठीक है। तो इन दो राज्यों की स्थापना की गई मोहम्मद बिन तुगलक के अंतिम शासनकाल में। मोहम्मद तुगलक ने राजधानी परिवर्तन की योजना क्यों बनाई? मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन की योजना क्यों बनाई, हम बता दें थे। मोहम्मद तुगलक को लगता था कि दिल्ली से दक्षिण के राज्यों पर नियंत्रण रखना कठिन है, अतः दक्षिण के राज्यों को कुशल प्रशासन देने के लिए उसने राजधानी परिवर्तन की योजना बनाई। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने प्रजा के हित के लिए कौन कौन से कार्य किए? तो फिरोज तुगलक ने प्रजा के हित के लिए निम्नलिखित कार्य किए। उसने कृषि की सिंचाई हेतु कई नहरों का निर्माण करवाया, जैसे मान लीजिए यमुना नहर है, जैसे कि सतलज नहर आदि। बंजर भूमि से प्राप्त आय को उसने धार्मिक और शैक्षिक कार्यों में खर्च किया। उसने देखिए सरायों, जलाशयों, अस्पतालों, बगीचों तथा पुलों का निर्माण एवं मरम्मत कराया। उसके अलावा देखिए दीवान खैरात विभाग की स्थापना की। दीवान खैरात क्या है? जिससे कोई विधवा है या अनाथ है एवं लड़कियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। अब विधवा है या अनाथ है या लड़कियों की किसी की शादी, तो उनकी आर्थिक सहायता दी जाती थी, उसे कहते हैं हम दीवान खैरात। सरकारी खर्च पर उसने योग्य वैद्यों द्वारा औषधियां एवं भोजन दिए जाने की व्यवस्था की। सर्वप्रथम बेरोजगार को नौकरी देने के लिए रोजगार कार्यालय की स्थापना की। पूर्ववर्ती शासकों द्वारा दी जाने वाली कठोर यातनाओं को उन्होंने बंद किया। तो उससे पहले वाली जो शासनकाल चलता था उसमें कठोर यातना दिया करते थे लोगों को, तो सारी चीजें प्यारे बच्चों बंद कर दी। उसके बाद है देखिए अगला, मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर द्वितीय राजधानी के रूप में किसे चुना? देवगिरी को चुना उसने। मोहम्मद तुगलक ने चांदी के स्थान पर सिक्के चलाए मिश्रित धातु की, ठीक। फिरोजपुर नगर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। यहाँ पर हम बात करते हैं, हमारा अध्याय का समापन होता है और सारा का सारा जो कंटेंट है वो हमारा इस किताब से ही लिया गया है, ठीक है। सब हमारे बेसिक शिक्षा परिषद की किताब है, इससे लिया गया है और हमारा चैप्टर का यहाँ पर समापन होता है। अगले अध्याय में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक हम सभी बच्चों के लिए बाय बाय। बाय बाय।